हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ब्लो योर माइंड। चलो शुरू करते हैं वीडियो, पता करते हैं कौन सी हैं ये स्टोरीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के पार्ट में बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हिस्ट्री, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे स्कूलिंग में गलत सिखाया जाता है। हाँ जी, जो हिस्ट्री हम स्कूल में पढ़ते हैं वो फ्रैगमेंटेड हिस्ट्री है। हमारी स्कूल वाली हिस्ट्री थोड़ी सी अधूरी है और इसी अधूरेपन को मिटाने के लिए आज द रणवीर शो हिंदी पर आए हैं अभिजीत चावड़ा। ये एक साइंटिस्ट है जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री है। वो हिस्टोरियन भी माने जाते हैं। अगर आप इंटरनेट पर आप उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको सिर्फ हिस्टोरिकल वीडियोस मिलेंगे। जितने भी गेस्ट इस पॉडकास्ट पर आए ये शायद उनमें से सबसे ज्यादा लर्नड है, सबसे ज्यादा वेल रेड है। बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च किया है और सभी चीजों को एक साइंटिस्ट के नजरिए से देखते हैं। ये है भारत के 10 ऐसे सीक्रेट्स जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। उन्हीं सीक्रेट्स को लेकर आए हैं रणवीर अलावादिया और अभिजीत चावड़ा द रणवीर शो हिंदी पर। एंजॉय। कौन सी सिगरेट है? दोस्तों नमस्ते। जिस इंसान को मैं आज आपके सामने पेश करूंगा उनका नाम है अभिजीत चावड़ा। अभी ही एक भयानक सा इंग्लिश एपिसोड रिकॉर्ड किया। वो फिजिक्स के बारे में था, एस्ट्रोफिजिक्स, ब्लैक होल्स, एलियंस वगैरह के बारे में था। पर ये इंसान एक पॉलीमैथ है, मतलब इनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा पता है। अभिजीत सर नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू द रणवीर शो हिंदी। द रणवीर शो में फिर से लौटकर आपको क्या फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार आज आया हूँ आपके शो के अंदर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है। आज का टॉपिक है टॉप 10 माइंड ब्लास्टिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया। लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लोग कहते हैं कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में विमानों की बातें होती थी, विमान की डिस्कवरी हो गई थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई थी। मैं ये चाहूंगा कि आपने जितना भी पढ़ा इतने सालों में, आप हिस्ट्री पर पढ़ते रहते हो। सर का खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो प्लीज देख लो। मैंने भी आपकी डिस्कवरी आपके यूट्यूब चैनल से ही की जब आपने गेंगिस खान पर एक वीडियो बनाया। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था और मैं चाहूंगा कि हर कोई वो वीडियो जाके देखे। पर अब सर आई वुड लाइक टू लेट यू चिप इन। जितना भी हिस्ट्री आपने आज तक पढ़ा इंडिया के बारे में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो, पर इंडिया के बारे में जो भी आपने पढ़ा उसमें से टॉप 10 नगेट्स क्या है, टॉप 10 इंफॉर्मेशन पीसेस क्या है? आई वुड लेट यू कैरी द एपिसोड। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। राइट, अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे। ग्रीस था, रोम था, पर्शिया, चाइना, एक्सेट्रा। ये सब सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल ग्रीस 3000 साल पुराना है, पर्शिया 3000 साल पुराना है, रोम 2500 साल पुराना है, चाइना 3-4 हजार साल पुराना है, इजिप्ट 5000 साल पुराना है। इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है? तो इसके लिए हमें हम दो चीजें दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स। तो हमारा जेनेटिक्स जो हमारे खून में है उसके थ्रू हम थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं हम कि हमारा जेनेटिक लीनेज, हमारा वंश कितना पुराना है, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे और कितने वर्षों से इंडिया में है। खून से तो अगर हम जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे, एक फील्ड है जेनेटिक्स का, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि इंडिया का जो जेनेटिक लीनेजेस है, मेल, दो टाइप के लीनेज होते हैं, मेल और फीमेल। ओके। तो इंडिया का जो मेल जेनेटिक लीनेज है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 55,000 ईयर्स से प्रेजेंट है। मेल फीमेल ये कैसे डिवाइड होता है? मतलब औरतों का अलग जेनेटिक लीनेज होता है? क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है, उसको 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड किया गया है। अब उसमें एक क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। ये फादर टू सन पास होता है। तो उसके अंदर जो म्यूटेशंस है वो हमारा पेट्रिलिनियल लीनिएज दिखाता है। और एक दूसरे किस्म का डीएनए है, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। वो मदर टू डॉटर पास होता है। तो उसको हम स्टडी करेंगे तो उसके हिसाब से हम फीमेल लीनिएज
देख सकते हैं। और वो म्यूटेट होता है। हाँ, उसमें स्पेसिफिक म्यूटेशंस है, उसको हम स्टडी करेंगे कितने साल से म्यूटेशंस प्रेजेंट है। मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मान लो आपका जो डीएनए स्टैंड है, अगर आप एक अपने सर से एक बाल निकालोगे या अपने स्किन का एक पीस ले लोगे, उसको और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करोगे, उसके अंदर डीएनए होता है। हाँ, उसके सेल्स के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। Yes. 23 पार्ट्स होते हैं। हाँ, ठीक है। और मान लो जो मेल डीएनए होता है, मतलब जब कि कोई मान लो किसी ने सेक्स किया है और सेक्स करने के बाद वो एक एग फर्टाइल हो गया, फर्टाइल हो चुका है, एक हाँ। एग फर्टिलाइज हो चुका है। फर्टिलाइज हुआ है, यस। तो फर्टिलाइज होने के बाद लाइफ का पहला स्टेप है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा। स्पर्म में XY होता है और एग में XX होता है। ओके। अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? अगर XY होता है तो मेल होगा, X ऑफस्प्रिंग वो फीमेल होगा। ये दो चीजों में से एक चीज हो सकती है कि डबल एक्स हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है। हाँ, अभी जो एक्स वाई है, अगर आप वो फर्टिलाइजेशन में एक्स वाई हो तो आप एक आदमी बन जाओगे, और पुरुष। एक्स एक्स पुरुष बन जाओगे। Yes. अगर एक्स एक्स हुआ तो आप औरत बन जाओगे। यस। पर वो जो एक्स वाई है वो आप डायरेक्टली अपने पिताजी से इनहेरिट इनहेरिट करेंगे पर- और वो अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे, उसमें जो भी म्यूटेशंस है। मतलब जो आपके पिताजी की चेन है, हाँ। आपके पिताजी, आपके दादा, आपके वंश। परदादा, हाँ, वो वंश। डायरेक्टली टॉप तक जाता है, मतलब ओरिजिनल सोर्स। हाँ, तो ओरिजिनली किस टाइम पर वो म्यूटेशन ओरिजिनेट हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेसेस है। बाप रे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। फीमेल नहीं। साइड का क्या मतलब? फीमेल साइज में क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है। तो वो पास होता है फ्रॉम मदर टू डॉटर। ओके। तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस होते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल पहले ओरिजिनेट हुए। ओके, इसलिए लोग कहते हैं, मतलब जैसे हमारे देश में गोत्र की बातें होती हैं। हाँ, यस, यही लॉजिक है यही लॉजिक है कि actually। आप, अगर कोई आपसे ये पूछा कि आपका गोत्र क्या है, तो आपने कहा कश्यप। हाँ। मतलब आपके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है, उनके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है। बट जब आप एक औरत से गोत्र के बारे में पूछोगे तो वो गोत्र अकॉर्डिंग टू मैरिज चेंज हो जाता है। हाँ, कि yes। गोत्र वाई क्रोमोसोम के बारे में, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। मैं तो हाँ, समझ नहीं आ रहा। yes। बहुत It is कॉम्प्लिकेटेड a लग रहा है। patrilineal lineage, गोत्र। बहुत अच्छा। लेकिन जेनेटिक्स में मैट्रिलिनियल लीनेजेस भी होते भी हैं। होता है। Yes। नाउ सर, लेट यू कंटिन्यू। ठीक है, सो अगर हम ये एनालिसिस करते हैं इंडिया में तो एक लीनेज है जिसको बोलते हैं हैप्लोग्रुप F। ओके। ये पैट्रिलिनियल लीनेज है, उसका टाइम ऑफ ओरिजिन है 55,000 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब तब स्टार्ट हुआ था। यस, एंड दिस लीनिएज, ये जो लीनिएज है हैप्लोग्रुप F, ये पूरी दुनिया में मोर देन 90% ऑफ मेल्स का एंसेस्ट्रल लीनिएज है। ओके। सो मोर देन 90% ऑफ नॉन अफ्रीकन मेल्स। अच्छा। तो अगर आप यूरोप में जाएंगे तो उधर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे मेल्स जिनका एंसेस्ट्रल लीनिएज ये हैप्लोग्रुप F है, मतलब इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। और ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। तो और कहाँ से सो पहुंच गए? आउट ऑफ अफ्रीका के बाद आउट ऑफ इंडिया एक्सपेंशन हुआ था अप्रोक्सीमेटली 55,000 ईयर्स अगो। वाव। और अगर आप मैट्रिलिनियल लीनेज को देखेंगे तो दो हैप्लोग्रुप्स है M और N, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं बिटवीन 55 एंड 65,000 ईयर्स अगो। एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ नॉन अफ्रीकन फीमेल्स इज इन लीनेजेस के डिसेंडेंट्स हैं। सर, हिस्ट्री की बात की जाए ना तो हम अक्सर सिर्फ वेस्टर्न हिस्टोरियंस की बातें सुनते हैं। हाँ, और उनके बहुत फिक्स थियरीज होते हैं कि अब ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था। हाँ, पर अगर आप वाइडर हिस्ट्री पढ़ोगे, स्पेशली मॉडर्न हिस्टोरियंस की बातें पढ़ोगे, तो आपको फिर पता चलता है कि अरे ऐसे ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस भी, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री भी है। आई थिंक ये भी एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री का पार्ट है, जहां अब तक हमें कहा गया है कि जितने भी वर्ल्ड वाइड ह्यूमन माइग्रेशन हुए वो अफ्रीका से स्टार्ट हुए थे। हाँ। बट ये साइंटिफिकली अभी जो आप कह रहे हो, साइंटिफिकली अभी प्रूफ है कि नहीं, शायद इंडिया से भी एक माइग्रेशन हुआ। ये क्या है ना, जो इंडिया से ये हैप्लोग्रुप्स निकले हैं वो भी पहले उनके एंसेस्ट्रल हैप्लोग्रुप्स अफ्रीका से आए हैं। सो क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 ईयर्स अगो अफ्रीका के बाहर एक माइग्रेशन होता, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन, येमेन के आसपास वो होता। अब ये जो कुछ हजार लोग के आसपास थे ये ईस्ट गए थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया में आए, फिर इंडिया से पूरा एक्सप्लोजन हुआ आउट ऑफ इंडिया। सो ओरिजिनली जो इंडिया में थे वो भी अफ्रीका से ही आए थे। सो आउट ऑफ अफ्रीका थियरी इनकरेक्ट नहीं है, बट उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इनटू ऑल डायरेक्शंस हुआ वो इंडिया से हुआ। मतलब मनुष्य, मानव जाति माना जाती का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में एक्चुअली काफी देर तक था, वहां से एक्सप्लोर होके हाँ। जापान गया, अमेरिका गया, रशिया गया, यूरोप गया। क्रेजी। पर सर, क्या फिर हम ये मान सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जब वहां यूरोप में स्टोन एज चल रहा था, यहाँ सिविलाइजेशन ऑलरेडी बन चुका था? ये सच है। ओके।
सो अगर हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें भारत का, तो सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमें मालूम है, जो हमें मिला है, वो हरियाणा में है। उसका नाम है भिर्रान्ना। उसका अगर हम कार्बन डेटिंग देखेंगे तो इट इज अबाउट 9.5 थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। ओके। और ये सो कॉल्ड हड़प्पन ईरा का एक हिस्सा है। ठीक है। सो हड़प्पन जो रीजन है वो अप्रोक्सीमेटली सप्त सिंधु रीजन है, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब का रीजन है। पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था अंटिल 70 इयर्स अगो। तो यहाँ पर इंडिया का सबसे एक्सटेंसिव सिविलाइजेशनल आर्कियोलॉजिकल अपने को एविडेंस मिलता है। सो एटलीस्ट 9.5-10,000 ईयर्स पुराना है। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, स्टैच्यूज को देखते हैं, कार्विंग्स को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक कल्चरल कंटिन्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल आज भी लेडीज मांग में सिंदूर लगाती है। अगर आप हड़प्पा में देखेंगे तो वहां पर स्टैच्यूज मिले हैं, फीमेल स्टैच्यूज जिनके मांग में सिंदूर है। आज भी मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है। अब भी वहां पे भी 5,000 साल पहले होती थी। तो ये सब जो कल्चरल ट्रेट्स हमें मिलते हैं आज, वो ऑलमोस्ट 10,000 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं। और हमने अभी आर्कियोलॉजी तो शुरू भी नहीं की है। हजारों साइट्स हमने एक्सप्लोर नहीं किए। तो इट इज पॉसिबल कि एक्चुअली अपना सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड एटलीस्ट 10-15-20,000 साल जा सकता है इन द पास्ट। और वो हमें पता भी नहीं है अभी। हमें पता भी नहीं है अभी होगा या नहीं होगा। हाँ। Crazy. I will let you move on to point number 2, sir. तो अगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन ईरा के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को हम देखेंगे तो हजारों छोटे सिटीज थे, बड़े अर्बन सेंटर्स थे। ये दुनिया का सबसे पहला कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन जो वैनिश हो गया। देश पूरा, देश मान सकते हो। हाँ, पूरा अर्बन था। मतलब ये वेल प्लान्ड सिटीज थे, ग्रिड सिस्टम के अनुसार। आज इंडिया के बड़े सिटीज आप देखेंगे कंप्लीटली अनप्लान्ड है। हर डायरेक्शन में कुछ भी बन जाता है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता ये है। ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ? नहीं, क्योंकि एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल चीज है कि हमारे जो ब्रिटिश के बाद जो हमारे रूलर्स आए, उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं किया है। एनीवे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें फुल टाउन प्लानिंग था, सिटी प्लानिंग था, प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से। और उस टाइम के जो सिटीज और टाउन्स, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स था वो आज के इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी से अच्छा था। ये तो मैंने भी Best in the और इंजीनियरिंग के बहुत बड़े वर्क्स थे उसमें। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थे 5-6 हजार साल पहले। कहाँ दुनिया में मिलेगा ऐसा? सो दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली अर्बनाइज्ड एंड फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन। क्योंकि उस टाइम पे माइनिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था बहुत सारी चीज़ों का, ट्रेड होता था विद अलग जगहों से। और माइनिंग में जो अगर टिन नाम का एक मेटल है, वो सेंट्रल एशिया से लाते थे, हमारे ही लोग। तो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था और बहुत सारे माइग्रेंट्स भी आते थे अलग अलग जगहों से। बिकॉज हमें कुछ स्केलेटन्स मिले हैं वहाँ पे जिनका जेनेटिक्स अलग है और जिनका ओरिजिन बाहर से है। तो जैसे आज अमेरिका बहुत प्रॉस्परस है, तो हर देश से लोग वहां जाते हैं क्योंकि सबको वहां पे अच्छा लाइफ चाहिए। तो वैसे उस टाइम पर 5,000 साल पहले जो अपना सप्त सिंधु रीजन में जो सिविलाइजेशन था, वहां पे पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स आते थे। दुनिया का अमेरिका था तभी उस टाइम के जमाने में। यस। और मतलब जो आप कह रहे हो ना कि बिल्डिंग भी थे, ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब हमारे इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट्स हुए थे बहुत ही ज्यादा। तो जब ये इंडिया में हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था? चाइना में क्या हो रहा था? मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा था? अफ्रीका में क्या हो रहा था? यूरोप में क्या हो रहा था? 5,000 साल पहले जब ये हड़प्पन ईरा ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सबसे मेच्योरिटी में था, तब चाइना शुरू भी नहीं हुआ था। अफ्रीका में एज फार एज वी नो कुछ नहीं था। यूरोप में लोग स्टोन एज में जी रहे थे। इजिप्ट बस शुरू हो रहा था उस टाइम पे। सो इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट नोन कंटिन्यूअसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया में भी था। तो ये बात है। और अगर आप देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर क्या है, तो ऋग्वेद है। ओके, अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा टेक्स्ट बुक्स में कि ये कुछ 3,000 साल पुराना होगा ऋग्वेद। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में एक नदी की बात होती है, सरस्वती। उसके बहुत रेफरेंसेस है और ये बहुत बड़ी नदी के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया है। जैसे आज गंगा माँ की बात होती है, वैसे ही सरस्वती। हाँ, तो गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु, इन सब नदियों से बड़ी थी सरस्वती। ओके, अगर हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखेंगे तो सरस्वती 2,500 साल पहले, 3,500 साल पहले सूख गई। ओके, कहाँ थी सरस्वती नदी?
हिमालय से निकलती थी और पंजाब, हरियाणा, सिंध और गुजरात इसमें से फ्लो होती थी। सूख अगर आप रही है सैटेलाइट पूरी। इमेजेस देखेंगे तो आपको अभी भी उसका रिवर बेड मिलेगा, दिखेगा, ड्राई रिवर बेड, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, एनॉर्मस नदी थी ये। तो ऋग्वेद में सरस्वती को क्या क्या बोला गया है? जोर से गरजने वाली नदी, लाउडली रोरिंग, मदर ऑफ फ्लड्स, बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें आती थी उस नदी में। तो ये सब मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। तो क्लियरली ऋग्वेद एक उस टाइम पे लिखा गया था जब ये नदी बड़ी नदी थी, फुल फोर्स में थी। अभी नेचर नाम का एक साइंटिफिक जर्नल है, उसमें काफी स्टडीज हुआ है सरस्वती के बारे में। तो उसमें क्या मिलता है हमें कि सरस्वती 6000 BC के बाद कम होने लगी। सो द लास्ट टाइम सरस्वती एक बड़ी नदी थी वो 8000 साल पहले की बात है। तो क्लियरली ऋग्वेद अप्रोक्सीमेटली उस इरा में लिखा गया है, नॉट 3000 years ago. इट इज वेरी क्लियर, इसमें कोई शक ही It should be नहीं। corrected, ठीक क्यों नहीं कर रहा है? सर अभी ये जो 5000 साल पहले, 8000 साल पहले की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि ओके ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, अच्छा हमारी किताबों में कहा जाता है कि सिर्फ 2500 साल पुराना, वही ना, वही। उससे ज्यादा पुराना। बहुत बहुत ठीक yes. करो भाई। 3000 एक्चुअली। हमारी जो किताबें हैं, हमारा जो हिस्ट्री है, ऑफिशियल हिस्ट्री, ये कम्प्लीटली ऑब्सोलीट है, कम्प्लीटली आउटडेटेड है, जो हम स्कूल में पढ़ते जो हम स्कूल में आज भी पढ़ते हैं। अब ये जो बुक है ऋग्वेदा, ये हमारी सभ्यता का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, फाउंडेशनल लिटरेचर है। ये वेदा- वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। वैदिक। सो क्लियरली वैदिक संस्कृत भी 8000 साल पुराना है एटलीस्ट। और दुनिया में और कोई लैंग्वेज उसके पास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब एंटिक्विटी मतलब कितना पुराना, कॉम्प्लेक्स, रिच, वो भी नहीं, एज okay. इन टर्म्स ऑफ एज। ओके। सो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज, इवन जो हम जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, कुछ 3-4 हजार साल से पुरानी नहीं है कोई भी। ओके। बट संस्कृत क्लियरली एटलीस्ट 6-7-8,000 years पुरानी है, एटलीस्ट मिनिमम। क्रेजी। हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि अगर आपने एक बार लाइफ में संस्कृत सीख ली तो एक नॉलेज का पोर्टल अनलॉक हो जाता है। हाँ। क्योंकि कोई भी भाषा से अगर आप दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है, और अगर आप उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में किसी किताब को पढ़ोगे, किसी टेक्स्ट को पढ़ोगे, आपको प्योर नॉलेज मिल जाता है। तो लोग कहते हैं कि ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी नॉलेज पोर्टल्स है जो अभी तक अनलॉक बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं है। तो काला जादू की बातें होती है, सफेद जादू की बातें होती है, शायद वो भी सीक्रेट्स उन किताबों में छिपी हुई है, क्या हो सकता है, हो सकता है। सर पर एक बेसिक सी क्वेश्चन है कि जब मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हुआ था, हाँ। तब रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा था? मतलब साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था? अब हमें धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है कि ये जो हड़प्पन फेज था हमारा सिविलाइजेशन का, वो सिर्फ सप्त सिंधु में कंसंट्रेटेड नहीं था। उस टाइम पे गंगा वैली में भी उतना ही था, लेकिन हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है आज तक। हमने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च नहीं किया है। पिछले 70 ईयर्स से इंडिया में कुछ रिसर्च हुआ ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत बहुत कम हुआ है। 99.9% हमारा आर्कियोलॉजी अभी भी छुपा हुआ है बिलो द अर्थ। तो हमें जो अभी एविडेंस मिल रहा है धीरे धीरे, उससे मालूम पड़ रहा है कि इवन इन यूपी गंगा वैली में बहुत पुराने पुराने अर्बन सेंटर्स थे। बंगाल तक भी है और साउथ में भी है। साउथ में कुछ टेम्पल्स है अंडर द सी मिले हैं जो बहुत पुराने हैं, उसका एज हमने अभी तक डिटरमिन भी नहीं किया है। गुजरात में द्वारका था, वो भी हड़प्पन ही सिटी था, वो कुछ 8000 साल पुराना है। तो धीरे धीरे हमें क्या एविडेंस मिल रहा है कि पूरा इंडिया जैसे आज इंटरकनेक्टेड है, तब भी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंटरकनेक्टेड था और अर्बन। तो फ्रेंड्स सच में माइंड ब्लोइंग, मुझे तो इतनी चीजें पता भी नहीं थी। थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा पढ़ा था स्कूल टाइम में हिस्ट्री के अंदर, वो भी ध्यान से नहीं पढ़ा था मैंने तो मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी। पर हस्बैंड को तो लग रहा है काफी नॉलेज थी, साथ साथ में पहले ही बता रहे थे कई चीजें तो, और सुन के बहुत ही अमेजिंग लग रहा था कि ऐसे लग रहा है। अच्छा मुझे बताना, मुझे तो इससे यही समझ में आया कि मेन पहले अफ्रीका में जो है वो ह्यूमंस थे, और वहां से फिर इंडिया में आए, और फिर इंडिया के थ्रू बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में गए। यही था क्या? यही बताया था ना इन्होंने? राइट। आई मीन एक्चुअली थ्योरी है कि अफ्रीका से बाहर गए थे डिफरेंट पार्ट्स में। अफ्रीका से यूरोप भी गए थे, अफ्रीका से इंडिया भी आए थे, अफ्रीका से चाइना भी गए थे, अफ्रीका से रशिया से अलास्का से मतलब नॉर्थ अमेरिका में भी आए थे, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे बाय बोट। तो मतलब जगह जगह अफ्रीका से ही शुरू हुए थे। और जो उन्होंने कहा है कि वो थ्योरी सही है, सिर्फ ये है कि अफ्रीका से जब इंडिया आए थे तो इंडिया से भी एक बड़ा ब्लास्ट गया था, वो
वेस्टर्न बुक्स में नहीं है। सिर्फ इतना है कि अफ्रीका से जगह जगह लोग गए थे। दूसरा जो मोहनजोदारो हड़प्पा है, देखेंगे आगे क्या बताते हैं, मगर उसमें जो है एक समय पे मोहनजोदारो हड़प्पा बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है वैदिक लोग आते हैं, तो उसकी भी बताएंगे। जो वैदिक आते हैं, तो आज ऋग्वेदा जो है वैदिक लोगों का है। तो कहना ये होता है कि कहा जाता है वेस्ट के हिसाब से कि इराक के एरिया से लोग जो आए थे वो थे वैदिक। जो नॉर्थ इंडिया पूरा है वो वैदिक है, साउथ इंडिया द्राविडियन है। तो वहाँ के लोग जो थे साउथ चले गए, ऊपर से वैदिक लोग आ गए। वैदिक लोग असल में उसे इंडो आर्यन कहा जाता है। इंडो आर्यन का मतलब है कि वो इन रियलिटी ईरान वाले एरिया से आए थे। तो आपको पता ही है कि अगर उस समय जो है इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में क्या है, ईरान, राइट। अगर आप देखें मैप तो आपको इंडिया दिखता है, पाकिस्तान के साथ कुछ पार्ट अफगानिस्तान ऊपर है, नीचे पार्ट जो है पाकिस्तान का सीधा ईरान के साथ है। तो बेसिकली उस ईरान के एरिया से वैदिक आए थे लोग। तो देखेंगे, मगर ये बात सही कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजी के में इंडिया ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया। करना चाहिए था, फाइंड करना चाहिए था, प्रूफ लाने चाहिए थे और हिस्ट्री को रीराइट करना चाहिए था, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में जाना चाहिए था, प्रूफ देना चाहिए था, जिससे पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री रीराइट हो सके। और सही था, मेसोपोटामिया और जो इंडस वैली है वो एक समय पे शुरू हुई थी, उसके बाद चाइना नहीं था और सब कुछ नहीं था, धीरे धीरे चीजें आई हैं। पर पॉइंट ये था कि क्योंकि हमारे पास लीड थी, दुख की बात यह है कि अभी लीड नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में थे, लीड थी, आप चैंपियन थे, सबसे आगे थे, मोहनजोदारो हड़प्पा आगे आते, वेदास में भी वैदिक भी आगे थे। मगर जब गुप्ता जो है एम्पायर खत्म होती है, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गुप्ता एम्पायर खत्म होती है, उसके बाद वहां से इन्वेडर्स आते हैं, टर्किश आते हैं इन्वेडर्स आने के बाद इंडिया किसी के रूल में हो जाता है। आप समझ सकते हैं 700-1000 साल तक यही चलता रहता है। इन्वेडर्स आ रहे हैं, उसके बाद ब्रिटिश आ रहे हैं और फिर इंडिया आजाद हो रहा है। तो 1000 साल के बीच में अप्रोक्सीमेट हिस्ट्री है जहां पे पूरा नदी डूब जाती है, मतलब पूरे डूब जाते हैं। डाउनफॉल इसलिए होती है क्योंकि आपके ऊपर इन्वेडर आ गया। इन्वेडर ने इवेंचुअली इन्वेडर की टसल, आप देखिए, आपको कोई अगर आपके ऊपर आता है तो आप फाइट करते रहेंगे। तो सारा दिमाग फाइटिंग में जा रहा था, लाइफ में बदल गया, फाइट करो हटाओ। 1000 साल बाद इवेंचुअली इंडिया जो है आजाद हुआ है। उतने समय में जबकि यूरोप ने कैचअप कर लिया, चक्कर यही था। उतने समय जब हम यहाँ पे किसी इन्वेडर के अंडर थे, वहां यूरोप प्रोग्रेस करके आगे निकल गया। तो ये असली में हुआ था। तो चलो चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।